गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। टुडे क्लास इज सोशल साइंस क्लास 7 में हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर नेम है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत 1206 टू 1219, सन 1206 ईसा से 1290 ईसा तक। सो नाउ अंडरस्टैंड। पिछले पार्ट में आपने जाना कि सन 650 ईसा से 1200 ईसा के बीच भारत के छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन सन 1200 ईसा के बाद उत्तर भारत में दिल्ली के आसपास तुर्कों का एक शक्तिशाली राज्य बना। इस राज्य के शासकों ने लगभग पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित किया। इसे ही हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। मोहम्मद गोरी उन दिनों भारत के उत्तर पश्चिम राज्य अफ़गानिस्तान में तुर्किस्तान से आए तुर्क सुल्तानों ने अपना राज्य स्थापित कर रखा था। ये सुल्तान अपने राज्य को बढ़ाने के लिए आपस में लड़ते थे। इन्हीं राज्यों में से एक था गोर, जिसका सुल्तान था मोहम्मद गोरी। वह भी कई तुर्की सल्तनत से लड़ा, लेकिन पूर्वी ईरान का एक राज्य के शाह से वह नहीं जीत पाया। इसलिए अपने राज्य को बढ़ाने के लिए उसके पास भारत की ओर बढ़ने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। उसने सबसे पहले पंजाब क्षेत्र के सुल्तान को जीता और फिर गुजरात को जीतने के लिए बढ़ा। उन दिनों समुद्री व्यापार के कारण गुजरात राज्य की काफ़ी संपन्न और शक्तिशाली था, लेकिन गुजरात के राजा मूल राज द्वितीय ने उसे सन 1178 ईसा में हरा दिया। गुजरात में हार कर गोरी ने सोचा कि उसे पहले पंजाब पर पूरा अधिकार करना चाहिए। पंजाब के शासक ताकतवर नहीं थे, इसलिए धीरे धीरे गोरी ने पूरे पंजाब पर अपना अधिकार जमा लिया। अब उसके राज्य की सीमा पृथ्वीराज चौहान के राज्य की सीमा तक पहुंच गई। पंजाब को जीतने के बाद गोरी दिल्ली विजय की योजना बनाने लगे। पृथ्वीराज चौहान थर्ड राय पिथौरा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने राय पिथौरा उन दिनों और अजमेर पर चौहान वंश के राजपूत राजा पृथ्वीराज तृतीय का शासन था। वे एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा थे। मोहम्मद गोरी की तरह पृथ्वीराज भी अपने आसपास के राजाओं से लड़कर अपना राज्य बढ़ाना चाहते थे। उसने भी गुजरात पर हमला किया, लेकिन गोरी की तरह पृथ्वीराज भी राजा भीम से हार गए। फिर उन्हें पूर्व दिशा में राज्यों की जीतना चाहा, मगर असफल रहे। अपने राज्य को बढ़ाने के लिए उनके पास भी एक ही उपाय था कि वह पंजाब की ओर बढ़े। वह मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच युद्ध होना स्वाभाविक था। द बेटल्स ऑफ तराइन का युद्ध। सन 1191 ईसा में मोहम्मद गोरी और पृथ्वी चौहान के बीच तराइन नाम की जगह पर प्रथम युद्ध हुआ। इसमें गोरी को पृथ्वीराज ने हरा दिया। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी बुरी तरह से घायल हो गया था और मुश्किल से बचकर निकल पाया। वापस लौटकर गोरी ने एक और युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। अगले साल सन 1192 ईसा में तराइन के मैदान में दोनों के बीच दूसरा युद्ध हुआ। पृथ्वीराज की सेना बहुत बड़ी थी, उसमें पैदल सैनिक, हाथी व घोड़े थे। कई छोटे राजा व सामंत अपनी अपनी सेना के साथ पृथ्वीराज की मदद के लिए आए थे। गोरी की सेना बहुत छोटी थी और उसमें हाथी नहीं थे, लेकिन उसके पास तेज दौड़ने वाले घोड़े थे और कुशल घुड़सवार सैनिक थे जो घोड़े पर चलते चलते तीर चला सकते थे। जब गोरी के घुड़सवार ने पृथ्वीराज के हाथियों पर वार किया तो हाथी के पीछे की तरफ भागने लगे और अपनी सेना में तबाही मचाने लगे। अंत में इस युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई। तराइन के युद्ध के बाद दिल्ली में राजपूतों की जगह तुर्कों का शासन स्थापित हो गया। इसके बाद मोहम्मद गोरी के तुर्की सेनापतियों ने तेजी से पूरे उत्तर प्रदेश भारत को अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद रीजन्स ऑफ तुर्क सक्सेस। तुर्कों की सफलता के कारण। तुर्की लोग इतनी तेजी से कैसे सभी प्रमुख राजपूत राजाओं को हरा पाए, या राजपूत राजा उनसे क्यों हारे, इन सवालों के बारे में इतिहासकार काफ़ी सोच विचार कर सकते हैं और अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत भी हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजपूत राजाओं का पारंपरिक मतभेद भी एक प्रमुख कारण था। उनमें राजा जयचंद की भूमिका महत्वपूर्ण थी।
कुछ और इतिहासकारों का मानना है कि तुर्क जीते क्योंकि उनके पास फुर्तीले तीर चलाने वाले घुड़सवार थे। वे युद्ध भूमि में तेजी से दुश्मनों पर टूट पड़ते थे और अपना बचाव भी कर लेते थे, अर्थात उनके युद्ध करने के तरीके और साधन राजपूतों से बहुत बेहतर था। फ्रॉम स्लेव टू सुल्तान, गुलाम से सुल्तान। तराइन युद्ध के कुछ ही साल बाद गोरी की हत्या कर दी गई। उस समय दिल्ली में उसके गुलाम अधिकार व सेनापति थे जो वहाँ की शासन व्यवस्था को देख रहे थे। क्या आप सोच सकते हैं कि इन दिनों गुलाम बड़े अधिकारी और सेनापति भी होते थे। रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठी। वह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र महिला शासक थी। गद्दी पर बैठने के बाद वह पुरुषों के समान चोंगा और टोपी पहनती थी। वह घोड़े की सवारी करती थी और किसी योग्य राजा की भांति राज्य का कामकाज संभालती थी। रजिया ने अपने पूरे राज्य में शांति व्यवस्था कायम की, परंतु तुर्क सरदार अपनी बात मनवाने लगे। गद्दी पर बैठाना चाहते थे जिसे वे अपने इशारों पर नचा सकते थे। उन्हें जल्दी ही पता चल गया कि रजिया भले ही स्त्री है, लेकिन वह उनकी कठपुतली बनने को तैयार नहीं है। अपने गुणों के बावजूद रजिया कुछ खास नहीं कर पाई, क्योंकि जब उसने उनके प्रति वफादार सरदारों का एक दल तैयार किया, गैर तुर्कों को बड़े पद देना शुरू किया, तो तुर्की सरदारों ने उसका विरोध प्रारंभ कर दिया और उसकी हत्या कर दी। बलबन रजिया के बाद दिल्ली का महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन था। वह इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 गुलामों के दल का सदस्य था। तुर्क सरदार अमीर इस बड़े शक्तिशाली हो गए और वे सुल्तान के सम्मान का भी ध्यान नहीं रखते थे। भारत में तुर्क राज्य स्थापित होने से ईरान, तुर्किस्तान, खुरासान आदि देशों में लोग यहाँ आकर बसने लगे। सुल्तानों के समय इतिहास की कई पुस्तकें लिखी गई थी, जिनमें हर शासक पर समय के क्या क्या बातें घटित हुई उसके विवरण मिलते हैं। तुर्क अपने साथ अपने अपने रीति रिवाज और बहुत सारी चीज़ें उनके विवरण में मिलते हैं। ये तुर्क अपने साथ अपने रीति रिवाज, धर्म तो लाए ही, साथ ही हुनर, पहनावा, पकवान आदि भी लेकर आए। इनके बारे में हम आगे के पार्ट में भी पढ़ेंगे। सो नाउ द स्टूडेंट, योर चैप्टर इज डन। ओके।